मित्रगण, मैं अमलकांत पाठक आप सबके समक्ष कुछ बातों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक श्लोक है संस्कृत में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा में बीतती है। कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम, मूर्खों का समय व्यसन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, उनका व्यसन क्या होता है कि या तो वो झगड़ा करेंगे या शराब पिएंगे। व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, या तो सोए रहेंगे या झगड़ा करेंगे। अर्थात पढ़े लिखे लोग हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बात की चर्चा करते हैं। इस नीति श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है, इस समय हमारे देश में जितने पत्रकार हैं, जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने मतदाता हैं, जितने सिटीजन्स हैं, वो सब सरकार को बनाने और बदलने में लगे हुए हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, यह तो 4 जून के पश्चात पता पड़ेगा। इस क्रम में ज्योतिषी लोग भी अपना कमाल दिखाने में लगे हुए हैं। जिनका जितना ज्ञान है, जिन्होंने जितनी गहराई तक अध्ययन किया है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है, विश्लेषण किया है। तो एक श्लोक है संस्कृत में, क्षण मुहूर्त न जानाति विधाता किम करिष्यति। अर्थात कुछ क्षण में विधाता क्या से क्या करेंगे इसका किसी को पता नहीं, परंतु लोग आकलन करने से चूकते नहीं, क्योंकि मन तो बैठता नहीं, मन तो चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, इसीलिए ये बातें भी चलती रहती है। अस्तु, तो ये ज्योतिष से संबंधित बातें हैं। और ज्योतिष में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाक्य है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुखम किम प्रस्तरे देवत्वम आगतः। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य सर्वत्र फलदायी होता है। न च विद्या न च पौरुखम, वहाँ पर पौरुष और विद्या उतना फल नहीं देता जितना कि भाग्य फल दे जाता है। किम प्रस्तरे देवत्वम आगतः, हम हिंदू लोग देवता की पूजा मूर्तियों में करते हैं, पर क्या कभी उस मूर्ति में कभी कोई देवता आए हैं क्या? आते हैं, अवश्य आते हैं, देव दर्शन होता है, मूर्ति अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन उस स्तर की पूजा, विश्वास और आस्था होनी चाहिए। खैर, जो संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है वो मैंने आपको सुनाया। अब हम ज्योतिष की बात करेंगे। आप हमारे साथ ज्योतिष चर्चा जो बहुत छोटी सी है और 2 विश्लेषण हमने सुने, तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष उस विश्लेषण को रखूं। अब आगे चलते हैं हम। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। 2002 में ज्योतिष विज्ञान रहस्य रत्नों का वैज्ञानिक निरूपण पुस्तक लेखन के क्रम में बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथ हमने पढ़े थे। इस आधार पर मुझे आज भी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं और मैं देखता रहता हूँ, और बहुत बार ज्योतिष के माध्यम से मुझे संतुष्टि मिलती है, क्योंकि यह ऋषि विद्या है, वेद का नेत्र है, और यह बहुत सारे पन्नों को खोल भी देता है। तो लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं करता। हाँ, मैंने जो ज्योतिष ग्रंथ पढ़े उसके आधार पर जो कुछ मुझे समझ में आया उसकी चर्चा मैं अवश्य कर दिया करता हूँ।
अब चलते हैं, आगे चलते हैं। इस क्रम में मैंने जो पुस्तक लिखी उसमें मैंने भी भारतवर्ष की जन्म कुंडली दी हुई है। और यहाँ पर ये एक ज्योतिषी जी है जो आगे आएंगे, ज्योतिष मंजरी करके उनका इसी में प्रोग्राम है, जिसको हमने स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे रखा है। उन्होंने 4 जून की कुंडली कुछ इस तरह से बताई है, अर्थात भारतवर्ष के कुंडली में 4 जून को लग्न में जुपिटर होंगे, वेनस होंगे, मरकरी होंगे, सन होंगे और 12वें घर में मंगल और चंद्रमा होंगे, 11वें घर में राहु होंगे, 5वें घर में केतु होंगे, 10वें घर में शनि होंगे। अब यहाँ पे मैं भारत के हर नागरिक को यह बताना चाहता हूँ कि कोई इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि हमने भी इस देश में बहुत बातें देखी है, सुनी है। जब इंदिरा जी हारी थी तो पता नहीं लोग क्या क्या बोले थे। जब राजीव जी हारे थे तो लोगों ने यहाँ तक लांछना लगा दिया था कि वो तो देश छोड़ के इटली भाग जाएंगे। ये हमारे कानों द्वारा सुनी गई बातें हैं। ऐसे ही आज लोग मोदी जी के बारे में कहते हैं कि वो तो पद ही नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हर व्यक्ति को आश्वस्त होना चाहिए कि लग्न में लग्नेश स्वयं बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र देव बैठे हुए हैं। और संयोग बस यह भी देखिए कि जो भारतवर्ष के प्रेसिडेंट हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो सबसे ऊंचे पद पर हैं। लग्नेश अगर बलवान है तो देश का पत्ता नहीं हिल सकता। फिर अगर कोई ये इस भ्रम में है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बड़े प्रेम से सत्ता हस्तांतरण होगा, क्योंकि लग्नेश बलवान है। अब आप अगली बात सुने, वहाँ पे बुध चालाकी अवश्य करेंगे। चालाकी चलेगी नहीं, चालाकी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अन्य ग्रह भी तो मौजूद हैं। सूर्य हैं, सूर्य हैं जो एक अलग वर्ग होता है, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी वो एकदम से विद्रोह पे उतर आएंगे। इसीलिए बुद्ध की चालाकी काम नहीं आएगी। यहाँ पे मामला अगर बिगड़ता है तो कोर्ट तक जाएगा। बृहस्पति हैं, बृहस्पति नीति के मालिक हैं, कानून के मालिक हैं। संयोग से देखिए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पूर्णतः गुरु को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनमें देवराज देवगुरु बृहस्पति रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा कानूनी तौर से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंगल और चंद्रमा 12वें घर में हैं। चंद्रमा पराक्रम के मालिक होकर के 12वें हैं, मंगल के साथ फंसे हुए हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है, इसीलिए उठा पटक तो चलेगा। लेकिन 11 देश के 11वें घर में लग्न में राहु बैठे हुए हैं, सभी पापों को समूल नष्ट करेंगे। अर्थात पाप की भावना यहाँ पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
भाग्येश और कर्मेश शनि स्वयं 10वें घर में बैठे हुए हैं। हमारे देश की 80% जनता गरीब है। शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि कर्म भाव में मजबूत बन करके बैठे हुए हैं, स्वगृही हैं, भाग्येश हैं, कर्मेश हैं, राजयोग कारक हैं। इसीलिए जो सर्वाधिक मत लेके आएगा वही राजा बनेगा। इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस समय भारतवर्ष की खुद की कुंडली जो है वह बहुत मजबूत स्थिति में है। इसीलिए गड़बड़ी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पत्रकार चाहे कुछ भी बोले, ज्योतिषी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी बोले, जिसकी जितनी पहुंच है वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। मेरी तो कोई पहुंच ही नहीं है। फिर भी मैं जो देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक 4 जून के बाद कुछ नहीं होना। बड़े स्मूथली गरीबों की पार्टी जीत के आएगी और उनको बड़े आराम से सत्ता मिलेगा। अब आगे चलते हैं। 4 जून को केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? आप लोग इस संबंध में ज्योतिषीय विश्लेषण देखें, पढ़ें, सुने और समझें तथा प्रतीक्षा करें। आप किसी बहकावे में न आवें, क्योंकि देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी जनता बात को समझे, उतावलेपन में न आए। क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो विवेकपूर्ण निर्णय ही लेंगे। हमारी संविधान की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि कोई इसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर सकता है, लेकिन उसका बहुत लाभ उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि व्यवस्था ही इतनी मजबूत बनाई है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पहले के नेताओं ने। जहाँ तक ये छुटभइये नेता तो पहुँच ही नहीं सकते, गाली चाहे कितनी भी दे दें, यह अलग बात है। क्योंकि वे हवाई जहाज से नहीं दौड़ते थे, वो पैदल देश का चप्पा चप्पा छाना था। इसीलिए इस सिस्टम को आप डिस्टॉर्ट तो कर सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। यह ज्योतिष मंजरी वालों ने शो किया है वह है, यहाँ पे ज्योतिष मंजरी वालों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हमें उससे कोई विरोध नहीं, इसमें विरोध का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो नित्य इस कार्य को करते हैं, वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने उनको अपने फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से इतना सुझाव जरूर दिया था कि आपने सारी बातें अच्छी करी, उसमें कोई गड़बड़ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आपने मोदी जी के 4थे और 5वें भाव के ऊपर विचार नहीं किया। वहाँ पे आप आगे चलिए, मोदी जी का 4था और 5वां भाव इस समय क्या बोल रहा है, ये आप इनको सुनिए। यह एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है, तो उसी को देख करके मैंने बताया कि जब 4थे भाव अर्थात जब 11वें घर में इस समय मतलब कुंभ में जब शनि है और मीन में जब राहु है, तो कुंभ मोदी जी का 4था घर बनता है और मीन मोदी जी का 5वां घर बनता है। 4था घर जनता का है, 5वां घर बुद्धि का है और दूसरा घर वाणी का है। अब यहाँ संयोग देखिए, और 6ठा घर शत्रु का है। उन्होंने किन बातों पे विचार किया पता नहीं, परंतु शनि और राहु
चौथे और पांचवें में बहुत अच्छा फल करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। इसके तो उपाय होने चाहिए। मोदी जी ने करवाया भी होगा, क्योंकि एक से एक ज्योतिषी, एक से एक शुभ चिंतक, एक से एक परामर्शदाता उनकी मंडली में होते हैं। उन्होंने जरूर बताया होगा, उन्होंने शांति अवश्य करवाए होंगे। खैर, ये एक अलग बात है। अब आप और आगे आइए। यहाँ पे अब ये मोदी जी की कुंडली है। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाएगा तो वृश्चिक लग्न की कुंडली इस तरह से बन रही है। चौथे घर में शनि, पांचवें घर में राहु, पांचवें घर में राहु, छठे घर में चंद्रमा और मंगल, सातवें घर में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध। अब यहाँ पे चौथा और पांचवा घर ये बड़ा ही शुभ स्थान है जनता के लिहाज से। और यहाँ पे राहु सर्वाधिक पाप ग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि राहु मीन में बृहस्पति जैसा फल करते हैं। शनि जिस स्थान में होते हैं वहाँ पे वे अच्छा फल करते हैं, परंतु ये बात बृहस्पति के लिए केंद्र में लागू होता है, शनि के लिए केंद्र से अलग जगह में लागू होता है। राहु पांचवें घर में ये दोनों ग्रह भ्रम पैदा करने वाले हैं। जैसे आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, एक बार आप ठीक जा रहे होंगे फिर आप पलट जाएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो चौथे और पांचवें घर में पाप ग्रह का होना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने मोदी जी के संबंध में ये बात कही। ये मेरा कोई दावा नहीं है, बस एक जो हमने किताबें पढ़ी थी उस आधार पर जो हमें लगा वह हमने बताया। इसके लिए हमें ना कोई दावा करना, ना हमें उन्हें परामर्श देना। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए आदरणीय है, परम आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए वे इन बातों को अन्यथा ना लें। बस हमने एक चर्चा के क्रम में ये बातें कही। अब आगे चलते हैं। अब ये मोदी जी की खुद की कुंडली है, आप इसको गौर से देखिए। लग्न में मंगल और चंद्र है, चौथे घर में गुरु है, 11वें घर में यहाँ पे ये जो छठा घर है, इस घर में यहाँ पे केतु बुध सूर्य इतने ग्रह हैं। 10वें घर में शुक्र और शनि है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसकी आगे जरूरत होगी। ये है मोदी जी की कुंडली। ये ऊपर वाली, नीचे वाली है वर्तमान कुंडली। अब यहाँ मुझे कहना क्या है वो मैं आगे कहूँगा आपको। ये वशिष्ठ जी हैं, जीडी वशिष्ठ जी, इनका कुछ और कहना है। आप इनके इस एपिसोड को अवश्य ही सुने। इसलिए सुने कि यहाँ पर ये रेफरेंस दिया हुआ है। इस रेफरेंस को आप पढ़ें, उनके वीडियो को आप देखें और सुनें। इससे आपको, इसके माध्यम से मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। उनका कहना ये है इस एपिसोड में कि ये मोदी जी की कुंडली नहीं है जो ऊपर दी गई है। अब तक हमने जितने समाचार पत्र में देखे उसमें यही कुंडली बताई गई है।
और यह कुंडली बोलती है, मोदी जी की कुंडली बोलती है, दूर से झलकती है। जो मोटे मोटे चीज देखने के लिए है उसको आप भी देख सकते हैं। जो कोई ज्योतिषी होगा वो देखेगा। अब उनका एक जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी या मेरे समझने में गलती हुई, मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने जो समझा वो मैं बता रहा हूँ। उनका कहना है कि मोदी जी की यह कुंडली नहीं हो सकती, क्योंकि यह किसी राजा की कुंडली नहीं हो सकती। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि इससे बड़ा राजा की कुंडली तो हो ही नहीं सकती। उसका कारण आप भी समझ सकते हैं। जब 11वें सूर्य हों तो वो अकेले राजयोग देने में सफल हैं। केतु आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि केतु बहुत ज्यादा पापनाशी है और 11वां घर सर्वाधिक पाप स्थान है। वहाँ पे सूर्य के आने का मतलब कि पाप का नाश हो गया। केतु के आने का मतलब कि पाप का बहुत अधिक नाश हो गया। बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं। यश है, कीर्ति है, बुद्धि है, बौद्धिकता है। इसीलिए मंदिरों पे सर्वाधिक कार्य मोदी जी के समय में हुआ, क्योंकि 11वां भाव जो सर्वाधिक पापमय था वो वहाँ पे पाप का नाश हो गया। अगर पाप का नाश हो गया तो पुण्य ही तो बचा। इसीलिए मंदिर के कार्य सर्वाधिक मोदी जी के समय में हुए। 10वां शुक्र और शनि है, इसीलिए जन सैलाब का मदद मिला। अब वो राजा की बात कर रहे हैं कि राजा की कुंडली नहीं हो सकती, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा भाग्येश होकर के लग्न में नीच के हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। अगर भाग्येश लग्न में बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने आप में राजयोग कारक हो जाता है। चलिए, नीच में है तो नीच भंग राजयोग होता है, और उसका श्लोक है कि नीचस्थे जन्मनि यो ग्रहाः तस्य राशिनाथस्य तदुच्चनाथः सचंद्रे विलग्नात् यदि केंद्रवर्ती यो जन्मनि राजा चक्रवर्ती। संस्कृत का पूरा श्लोक स्पष्ट नहीं हो पाया बहुत, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। नीच भंग राजयोग में ये बड़े जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगहों पर देखने को मिलेगा। तो इसमें देख लीजिए, चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक में जाकर के नीच का हो गया। अब यहाँ पर नीच भंग के लिए जो कंडीशंस है उसको देखिए कि जो ग्रह नीच का हो गया उसका राशिनाथ अगर वही हो जाए, नीच भंग हो जाता है। अगर राशिनाथ का उच्चनाथ, अब राशिनाथ यहाँ पे मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है। तस्य राशिनाथस्य तदुच्चनाथ, उसका उच्च क्या होता है? मकर, उच्चनाथ। अब वो मकर का स्वामी कौन है? शनि। सचंद्रे विलग्नात्, चंद्रमा या लग्न से यदि केंद्र में आ जाए तो जातक राजा जन्मनि चक्रवर्ती, राजा जन्म से ही चक्रवर्ती होता है। वह जातक जन्म से ही चक्रवर्ती राजा होता है। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हुआ, लग्न में जाके बैठा, भाग्येश है, कोई दोष नहीं है। यहाँ पे मंगल के साथ बैठ गया, नीच का खत्म। चंद्रमा राशिनाथ के साथ बैठ गया, नीचता खत्म। उसका मंगल का जो उच्च की राशि है मकर, उसका स्वामी शनि, चंद्रमा और लग्न दोनों से कर्म स्थान में चला गया, 10वें चला गया, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो ये चक्रवर्ती योग बनाता है
तो फिर वो कैसे कहते हैं कि ये मोदी जी की कुंडली नहीं है या ये राजा की कुंडली हो ही नहीं सकती। एक योग। अब दूसरा योग लीजिए, लग्न में या कहीं पर भी चंद्रमा और मंगल जब साथ होते हैं तो कुबेर योग बनता है। कुबेर कौन होगा? जिसके अंदर में RBI होगा। आज का कुबेर तो वही माना जाएगा जिसके अंदर में धन हो। तो लेकिन अब यह कुबेर योग तो बहुतों के होते हैं, होते कहाँ पर हैं वो भी तो देखिए। उसके साथ साथ और भी चीजें तो होनी चाहिए। यह लग्न में बैठा है, इसीलिए इस कुबेर योग का महत्व कई गुना ज्यादा हो गया। यहाँ पे फिर अगली बात देखिए कि चंद्रमा जो मन चाहता है, मन निरंतर बदलता है। मन की गति सूर्य के प्रकाश की गति से कई गुना अधिक है, इसीलिए मन की गति के मुताबिक चलना बड़ा कठिन होता है। अब यदि लग्न और चंद्रमा, मतलब चंद्रमा यदि लग्न से तालमेल बनाता है तो वह व्यक्ति बहुत ही कामयाब होता है। अब यहाँ पे देखिए कि लग्न और चंद्रमा एक साथ मिल गया, इसीलिए मोदी जी ने जो सोचा उस काम को किया। बस उठ के खड़े हो गए, मन में विचार आया, उठ के खड़े हो गए, चल पड़े। मंगल है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। इसीलिए ये सारी बातें राजयोग के पक्ष में जाती है। इस योग का जो नुकसान था वो तो हो चुका। शादी को उसने जितना तार तार करना था, वैवाहिक बंधन को वो उसने कर दिया। बाकी जगह तो वह कुबेर योग का काम कर रहा है। अब आगे चलिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमने कहा कि राहु यदि मीन राशि के हों तो वह गुरु जैसा कार्य करते हैं। एक बेनिफिट। और सर्वार्थ चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कुछ पंक्तियां हैं जो ये कहती हैं कि यदि कुंभ का गुरु केंद्र में आ जाए, यदि कुंभ का गुरु केंद्र में आ जाए तो वह कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करवा देता है। वह अर्थात वह इतना धनवान होगा। आप देखे होंगे कि मोदी जी बार बार अपने जो सैलरी होती है वो अपने काम करने वालों के बीच बांट देते हैं। कहाँ से आया? सैलरी इतनी है। उनके लिए जो व्यवस्था है सरकार की वो है, वो अपने सैलरी से जितना खर्चते हैं, नहीं तो वर्कर में बांट देते हैं। यहाँ पे बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के मालिक हैं, बैठ गए केंद्र में, चौथे भाव में। गुरु का पहला और चौथा घर बड़ा ही प्रशस्त माना जाता है। इसमें कुंभ के गुरु चौथे घर में बैठ गए। यह कई राजयोगों के बराबर अकेला राजयोग है। फिर वो कैसे कहते हैं कि यह किसी राजा की कुंडली नहीं है? मेरे इन दो आचार्यों से जो बातें नहीं मिली, जो मुझे ठीक नहीं लगा, और संयोग बस मैं उनके चर्चा को सुन रहा था, उनके वीडियो को देख रहा था, मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये चर्चा की। अब आप लोग इस विश्लेषण को पढ़ें, सुनें, समझें, आगे बढ़ें और देश के लिए सोचें, क्योंकि जब हर नागरिक तैयार होगा तो हमारा देश दोबारा से सोने का चिड़िया बन जाएगा। जय भारत, जय हिंद।